आज हम लोग लगभग 50-60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन साइंस का और सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा। तो साइंस में के हम केवल शुरू में पहले केमिस्ट्री का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में लगभग लगने ही वाला रहेगा, एग्जाम में आने ही वाला क्वेश्चन सब है। जो कि पहला क्वेश्चन है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो धातुमल। इसी तरह दूसरा मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यावसायिक स्तर पर, दूसरा क्वेश्चन है व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का सूत्र होगा Al2O3 into 2H2। देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का सूत्र होगा Al2O3 into 2H2O। एक क्वेश्चन इसका ऐसे ही याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से रहेगा। देखो तीसरा नंबर पे क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन लिखो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्या होगा आंसर? आंसर में लिख दो एल्यूमिनियम। आंसर में लिखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। इसके अलावा और है, ठीक ना, मगर बॉक्साइट और बॉक्साइट का सूत्र याद रखना है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा? बोलो सब आदमी, Al2O3 into 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। देखो निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनीय है? मतलब निम्न में से कौन है जो अति ज्वलनीय है, मतलब शीघ्र ही जलने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। मतलब इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनीय है? तो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। पूरे बाहर चेन खराब कर पे अंदर आ। बात नहीं करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया सब आदमी, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनीय है? तो श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट लिखो
अमलगम का मिश्र धातु है। अमलगम का मिश्र धातु। अमलगम का मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। एक धातु हमेशा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। पारा को मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका संकेत क्या होता है बोलो? संकेत होगा Hg। संकेत क्या होगा? Hg। और परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या इसका 80 हो जाएगा। तो अमलगम का मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कौन सा धातु है? पारा। तो पारा हो जाएगा। और पारा का संकेत क्या हो जाएगा? Hg। परमाणु संख्या कितना होगा इसका? 80 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम है मतलब कि कौन सा धातु है जिसका गलनांक जो है सबसे कम है? तो वो हो जाएगा सोडियम। कौन सा धातु हो जाएगा? सोडियम। बोलो सोडियम का संकेत। सोडियम का संकेत Na हो जाएगा। और परमाणु संख्या 11 होगा। ऐसे शॉर्ट में भी तुम लोग भी लिखते जाओ। मान लो कि क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा ना कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na हो जाएगा। या फिर सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? तो 11 हो जाएगा। इस तरह ऐसे भी लिखते जाना। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न। कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? बोलो कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का अयस्क कौन होता? तो कॉपर का निष्कर्षण होगा कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। देखो ये क्वेश्चन अभी बोलवे किए थे। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बोलो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम। और बोलो बॉक्साइट का सूत्र अभी लिखवाए थे। बॉक्साइट का सूत्र क्या हो रहा है? O3 into 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न होगा अगला है बैटरी का अम्ल है
बैटरी में कौन सा अम्ल है? बैटरी का अम्ल है, ये लिखो, बैटरी का अम्ल है तो बैटरी में रहेगा सांद्र, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग तेल, लौंग तेल किस, लौंग तेल किस प्रकार, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो इसका हो जाएगा गंधीय, गंधीय हो जाएगा, लिखो। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न, कौन कौन संक्षारक, कौन संक्षारक अम्ल है, कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील भस्म, भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसको बोलेंगे क्षार। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है, मतलब कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलो तुम लोग, क्या होगा? Ca*OH2। नेक्स्ट है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के, अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, ऐसे रहेगा। तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन प्राकृतिक, कौन प्राकृतिक सूचक है, कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। कौन प्राकृतिक सूचक है, मतलब क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो वो हल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि कौन प्राकृतिक, कौन प्राकृतिक यौगिक है, कौन प्राकृतिक यौगिक है, कौन प्राकृतिक यौगिक अम्ल है, कौन प्राकृतिक यौगिक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, H2SO4। कौन प्राकृतिक यौगिक है? हो जाएगा H2SO4।
बोलो, बुझा हुआ चूना का क्या होगा सूत्र? CaOH। नेक्स्ट प्रश्न। बोल के लिखवा देते। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के समय, रासायनिक अभिक्रिया के समय, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी धातु में ऑक्सीजन का, किसी धातु, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। फिर से मिला लो। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंसर लिखो। आंसर हो जाएगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस में Cu यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर लिख दो। ये इसमें देखो Cu एकदम इससे एकदम अलग हो गया, तो वो विस्थापन हो गया। तो लिख दो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद हम लोग अब देखेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन। सोशल साइंस के लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे। लिख लिया? इसी तरह हम लोग अब सोशल साइंस का क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? मतलब जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर साइमन। नेक्स्ट प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? कितने वर्गों में हो गया? कितने वर्गों में हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्वेश्चन है। पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा फ्रांसीसी समाजवाद के
विकास मतलब फ्रांसीसी समाजवाद में जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसका जन्मदाता कौन था? तो सर साइमन। दूसरा है औद्योगिक क्रांति के कारण, मतलब जब इंडस्ट्रीज जब आया तो उसके कारण समाज में कितने मतलब कि विभाजन हो गए, तो दो वर्गों में बट गया। एक हो गया, अगर देखेंगे तो एक हो जाएगा औद्योगिक में तो अमीर वर्ग है, एक क्या हो जाएगा? गरीब वर्ग, मतलब कि हो जाएगा, मतलब दो वर्गों में समाज क्या हो गया? विभाजित हो गया। कब? जब पूरा इंडस्ट्रीज आया उसके बाद। अगला नेक्स्ट प्रश्न, समाजवादी बोल देते हैं, लिखो समाजवादी। अगला प्रश्न लिखो समाजवादी, समाजवादी भावना का उदय। समाजवादी भावना का उदय, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति, यही आंसर करो, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा मैंग्यार हो जाएगा, मैंग्यार। और एक चीज बतलाओ सब आदमी कि हंगरी एक देश का नाम है, तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? पेस्ट। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये ध्यान रखना है। तो जब जब ऐसे लिखवाएंगे तो ये अपना करते जाओगे क्वेश्चन के विजन, तो समझ में आएगा कि इससे ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा बनाता है, ऐसा भी तो रह सकता है कि मैंग्यार किस देश की भाषा है? तो मैंग्यार किस देश की भाषा है? तो हंगरी हो जाएगा। या फिर रहेगा कि बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो किसका राजधानी है? हंगरी का है। तो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लिखो, बोल के लिखवा रहे हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता को पालना, यूरोपीय सभ्यता, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? आंसर लिखो यूनान। आंसर क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। यूरोपीय मतलब जैसे मान लो भारतीय सभ्यता हुआ, हर देश का अपना अपना सभ्यता होता है, तो यूरोपीय सभ्यता को कौन है जो पालन कर रहा है, उसको बचा के रख ले है, तो यूनान के लोग। नेक्स्ट हो जाएगा 1929 ईस्वी की 1929 नहीं 1829 करो, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल, लिख दो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो इसका आंसर लिख देना है रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो आंसर लिख दो तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न होगा यूरोप यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं चाहे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तुर्की। तो इसका आंसर यहाँ लिखा ही हुआ है, तुर्की लिख दो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए 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 कौन उत्तरदायी था? आंसर लिखो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला इसी तरह का है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? एक है सेडोवा, एक है सेडोवा का युद्ध। अभी लिखना है सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। नेक्स्ट प्रश्न, इसको लिखो रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका भी बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क लिखो। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संधि। नेक्स्ट प्रश्न 1870 में
1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था या कहाँ हुआ था? तो ये सेडान लिखा जाएगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रश्न, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? ये एक दार्शनिक थे। दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क कौन थे? तो कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कौन थे? तो कूटनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया लिख दो। नेक्स्ट प्रश्न है जालवेरीन एक संस्था थी। जालवेरीन एक संस्था थी। जालवेरीन एक संस्था थी तो व्यापारियों की, इसमें पूरा बिजनेसमैन सब था। जालवेरीन एक संस्था थी व्यापारियों की। नेक्स्ट प्रश्न होगा जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? कब पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा 1871। नेक्स्ट हो जाएगा जर्मेनिया। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? जर्मन देश का, जर्मन राष्ट्र जो है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मेनिया क्या था? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जैसे अपना भारत देश है, भारत देश का जो सत्यमेव जयते जो है वो क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है वो। उसी तरह जर्मेनिया जो है जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? का आंसर हो जाएगा सीडान। सीडान का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा
नेपोलियन ने नेपोलियन ने नेपोलियन ने जर्मन में नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? किस संघ की स्थापना किया था? ये प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? आंसर हो जाएगा राइन संघ। आंसर हो जाएगा राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो क्या हो जाएगा? राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखो, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? ऑस्ट्रिया लिख लो। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका आंसर लिखो हीगेल। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा हीगेल। और ये क्वेश्चन का आंसर सब आदमी को देना है। अभी ये क्वेश्चन लिखाया हुआ है, मतलब उसी से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर क्या हो रहा है? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रसा और फ्रांस, या प्रसा एक ही बात हुआ। प्रसा और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? मतलब कि विलियम प्रथम जो है किस देश या किस राज्य या फिर कहाँ का शासक था? तो ये प्रसा का था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का। लो, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लिखो, इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन संबद्ध नहीं है? निम्न में से कौन संबद्ध नहीं है, मतलब किसका भूमिका नहीं है इटली मेला में? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की है। बिस्मार्क की भूमिका कहाँ है? किस एकीकरण में? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क है, इटली वाला में बिस्मार्क नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने इसको कौन सा पद स्थापित कर दिया था, कौन सा पद पे रखा था? तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के पद पे इसको रखा था, पीएम बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, गैरीबाल्डी, नेक्स्ट प्रश्न होगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? इसका आंसर लिखो, नाविक थे, मतलब कि नाव चलाते थे। नेक्स्ट है कार्बोनरी। देखो, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1810 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किसने किया था? मेजनी। फिर नेक्स्ट है काबूल कौन था? तो इटली का ये पीएम थे, प्रधानमंत्री बन गया था। इटली का पीएम था। नेक्स्ट प्रश्न होगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी। फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था का गठन स्थापना किसने किया था? तो मेजनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यंग इटली का संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? इटली। मगर एक क्वेश्चन आएगा यंग इंडिया का संस्थापक कौन था? यंग इंडिया का संस्थापक तो महात्मा गांधी, एमजी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपनी कूटनीति के बल पर
किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। तो इसका भी यही लिख देना, काउंट का बोर्ड। नेक्स्ट लिखो, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर लिख दो, कार्बोनरी। और सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इस तरह सोशल साइंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। लिंक सरकार चलो देखो, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है इसका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1D लिख दो, 1D। D फॉर E क्या होगा? डायाप्टर होगा।
डायऑप्टर बतलाओ, डायऑप्टर किसका एसआई मात्रक होता है? डायऑप्टर, यहाँ भी तो क्वेश्चन बना हुआ है, डायऑप्टर एसआई मात्रक है तो किसका है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर है, वही प्रश्न बनाओ, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर लिख दो इसको। नेक्स्ट है, लिखो, किसी अवतल दर्पण द्वारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक कमा सीधा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक कमा सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहाँ स्थित है? तथा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु कहाँ स्थित है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, आंसर लिख दो, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो अभिसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं, काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। हाँ, तो इस तरह हो गया, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा। और अवतल दर्पण जो होता है उसको अभिसारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, किस दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा।
नेक्स्ट लिखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो हमेशा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं सीधा। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण में हमेशा, किस दर्पण में हमेशा, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आंसर लिख दो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट लिखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर, फोकसांतर बोलते हैं और इसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन था गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा फोकसांतर। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, हजामती के रूप में, या तो बोलेगा हजामती के रूप में या फिर गाढ़ी बनाने के रूप में। तो हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। हजामती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न, सोलर कुकर, मतलब सोलर कुकर मतलब सौर कुकर हुआ, सौर कुकर या सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्च लाइट, सर्च लाइट में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
सर्च लाइट में किस तरह का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक कान कमा गले, रोगियों के नाक कान कमा गले इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? क्या होती है? तो कम जाती है। आंसर लिखना, कम होती है। लास्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ये इसका आंसर होगा कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ एक बात समझ जाएगा, जहां जहां अभी क्वेश्चन चाहे आंसर में वास्तविक शब्द जो आया था, वास्तविक, तो इसका मतलब क्या होता है? सच होता है, रियल होता है। और एक शब्द आया था काल्पनिक, तो काल्पनिक का मतलब होता है मतलब झूठा, आभासी। तो जहां भी आभासी आ रहा है तो कभी अभी आंसर किसी का आभासी आया होगा और मान लो कि ऑप्शन में काल्पनिक लिख के देगा तो ये दोनों एक ही मतलब होता है, और वास्तविक और सच का भी मतलब एक ही होता है। तो जो भी हम क्वेश्चन अभी लिखवा दिए, पहले 20 हुआ होगा, उसके बाद 40 और फिर से 20, यानी 80 के आसपास क्वेश्चन आंसर अभी आया है। तो ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसलिए सब इसको याद कर लेगा।